So trading is also a kind of roller coaster. आज के समय पे ना हर कोई पैसा बनाना चाहता है एंड सबको लगता है स्टॉक मार्केट जो है इज अ वेरी इजी वे कि 1 लाख रुपए लगा के 10 लाख रुपए बना सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू गुड न्यूज पॉडकास्ट। आज के हमारे जो गेस्ट है वो एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है और इनकी एक्सपीरियंस फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में 15 साल से भी ज्यादा है। इन्होंने टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड ऑनलाइन बिजनेस डेवलपमेंट में एक बहुत ही ज्यादा सक्सेस को हासिल किया है। इन्होंने ज़ीरोधा एंड नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट जैसे कंपनीज के साथ काम किया है एंड साथ ही ओवर द इयर्स काफी सारे ट्रेडर्स के साथ बैठ के इन्होंने रिसर्च किया है कि कम से कम रिस्क में कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। सो लेट्स वेलकम मिस्टर ओम प्रकाश पांडे हु इज गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट टुडे। हेलो सर, वेलकम टू गुड न्यूज पॉडकास्ट और बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। Thank you so much, Deepsika, for inviting me over here. सो सर, आप पहले बताइए कि आप 15 इयर्स से स्टॉक मार्केट में हैं, सो क्या क्यों डिसाइड किया आप यहाँ पे आना चाहते हैं? तो ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था। टू बी फ्रैंक, 2011 की बात है। 2010-2011 की बात है, व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर माय पीजी एंड ऑल ऑफ सडन आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कैट। ऑलमोस्ट मेरा आईपीसीसी क्लियर था। आई वाज इन अ गुड वे, बट ऑल ऑफ द राउंड मेरा जो सीए फर्स्ट लेवल था दैट गॉट आई फेल्ड। तो इसलिए फिर मैंने बोला, अचानक से मैंने छोड़ दिया उस चीज़ को एंड देन आई डिड माय एमबीए एंड उसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वहाँ पे काफ़ी सारे लोग ट्रेड करते थे, तो वहाँ से मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया एंड देन फिर वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ पे मैं फोकस्ड हो गया कि यस आई वांट टू बिल्ड माय करियर इन स्टॉक मार्केट। हम्म। सो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। In 2013 December mid, I joined Zerodha. ओके। From there, I started my career in finance. Almost 8 years I had worked for Zerodha. Then I joined Edelweiss Wealth Management. There I did work for around 3 years. And after doing all this, I thought I have enough knowledge about the market. Let's start doing the trades. So from there, I started my trading journey. How has been journey so far? Good. As per, I'm enjoying it. All ups and downs are there, but yes, when you ride on a roller coaster, you enjoy a lot. So trading is also a kind of roller coaster, but you need to know कि how you have to balance your roller coaster ride. यस, दैट्स ट्रू, दैट्स राइट। सो सर, आज के समय पे ना हर कोई पैसा बनाना चाहता है एंड सबको लगता है स्टॉक मार्केट जो है इज अ वेरी इजी वे कि कम टाइम में कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट कर ले। तो क्या ये सच है? क्या हम 1 लाख रुपए लगा के 10 लाख रुपए बना सकते हैं? टू बी फ्रैंक से इसका मैं डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज कई सारे तरीके रहते हैं आपको 1 का 10 बनाने का। अगर आप स्ट्रेट आंसर पूछोगे, यस यू कैन मेक, बट आप बोलोगे कि कितना टाइम में बना पाओगे या कितना ईज़िली बना पाओगे, दैट इज़ द मेन सर। So, कितने टाइम पे बना पाएंगे? अगेन, रफली अराउंड अगर आपने 1 लाख रुपीज़ अगर आपने एफडी में डाला है, साल को आपका कितना मिलेगा? इट्स हार्डली 6 टू 7 पर, 6 to 7%। वो भी सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आते हो तब 7-7.5 मिलेगा, अदरवाइज़ 6-600 उसमें आप टैक्स डिडक्ट कर लो अपना, तो दैट विल कम अराउंड 5-6, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ का एवरेज सीएजीआर 12 साढ़े 12 या 12 से 18% के बीच में मिलेगा। मिल जाता है। सो अगर आप 12 से 18% का भी रिटर्न लेकर के चलते हो, फिर भी आपको 1 लाख को 10 लाख बनाने में कम से कम 7 टू 8 ईयर जाएगा, जाएगा। ठीक है? ऑन द अदर साइड, अगर मैं ट्रेडिंग खुद से ट्रेड करने की बात करूँ, जिनके पास अच्छे-अच्छे ट्रेडर्स हैं, वो भी ईयर का 20-25% ही बना पाते हैं, नॉट मोर देन दैट। और उस 20-25% को भी बनाने के लिए योर रिस्क इज़ वेरी हाई। तो आपको चूज़ करना है कि आपको कितना रिस्क लेना है। इफ यू आर ready to take a risk on entire 1 lakh, then probably one good trade can give you the entire 10 lakh.
in one trade. Yes, you can make. The only thing is your trade should be good. Otherwise वो 1 लाख ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यू हैव टेकन अ रिस्क। बट अगर आप बहुत कंज़र्वेटिव हो, बहुत आराम से जाना चाहते हो विद द मार्केट थिंक जो भी आप एनालाइज़ करते हो, तो मुझे लगता है कि 10 लाख बनाने के लिए आप 1 से 10 लाख आराम से आप 4 टू 5 इयर्स में बना सकते हो इफ यू हैव अ गुड नॉलेज इन स्टॉक मार्केट। with all the fundamental and technical analysis. राइट, राइट। एट लीस्ट यू नीड दैट मच ऑफ टाइम। सो एक्चुअली क्या हो गया है फ्रॉम द टाइम कोविड के समय से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स आ गए हैं मार्केट में। सो डू यू थिंक कि वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को अफेक्ट किया है या कुछ मेजर इम्पैक्ट लेकर आ गया है स्टॉक मार्केट में? दिस इज़ अ नाइस क्वेश्चन। बेसिकली आई आई वुड ब्रेक दिस क्वेश्चन इंटू 2 पार्ट। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि जब कोविड आया, सो सब कुछ लॉकडाउन था, बट मार्केट चल रहा था। डाउन था मार्केट, क्रैश्ड। दैट क्रैश हैपेंड, दैट इज़ ओनली फॉर अ डे। जिस दिन मार्केट क्रैश, जिस दिन लॉकडाउन हुआ, उस दिन वो गिरा। नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट 2-3 दिनों में जैसे ही सब कुछ समझ में आया 1 वीक के अंदर, फिर उसने रिकवरी स्टार्ट कर दी। बट द मेन थिंग क्या हुआ कि जब लॉकडाउन हुआ तो सारे सेक्टर, सारे ऑफिसेज़ सब बंद थे। घर में लोग बैठे-बैठे करे तो करे क्या? ठीक है? तो अब मैं ट्रेड करता हूँ, तो मेरे साथ के 4 लोग और बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बोला साहब मुझे भी ट्रेड बता दो। हम बैठे-बैठे पैसा तो कमा रहे हैं। राइट। तो उसी टाइम से अगर आप देखोगे, तो वहाँ से लोगों का इंटरेस्ट जो है स्टॉक मार्केट में आना स्टार्ट हुआ। वेदर उनके पास नॉलेज नहीं था, बट उन्होंने जस्ट बिकॉज़ रेफरेंस उनके आस-पास के लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड डूइंग ट्रेड। तो वहाँ से पार्टिसिपेशन बढ़ा मार्केट में। अब इस पार्टिसिपेशन के बढ़ने से हुआ क्या कि हमारा जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है बेसिकली, उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ। जो राइट। हमारे एक्सचेंज है उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ। मोर देन 10 करोड़ डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए वाओ, दैट्स अ बिग नंबर। बिफोर या। और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे, रिटेल जो पार्टिसिपेशन है वो ऑलमोस्ट 200-300% बढ़ा है मार्केट में। एंड विद दैट गिवन अ पीरियड, ये भी है कि हमारा रिटेल पार्टिसिपेशन का जो लॉस है वो भी बढ़ा है। सो आई वुड डेफिनिटली हाइलाइट दिस पॉइंट कि कोविड से अभी तक मार्केट में काफ़ी अच्छा बुल रैली आया, बट उसके साथ में जो रियल बेनिफिट मिलना था, वो रिटेल को नहीं मिला, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा पैसा कमाना चाहा। जिन्होंने जो जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहे, उन्होंने अच्छा पैसा बनाया, और जो शॉर्ट टर्म के लिए आए थे विदाउट एनी नॉलेज, 1 लाख 2 लाख ये करके आए, ट्रेड किया, वो सब ज़ीरो करके जा चुके। तो एज़ अ इंडस्ट्री वाइज़ ब्रोकिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, एंड मोस्ट ऑफ द ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज़ आर एट अ गुड प्लेस राइट नाउ। सबके पास हेल्दी क्लाइंट बेस है, एंड वहीं से जो मार्केट का अवेयरनेस है वो लोगों में आना स्टार्ट हुआ। पहले लोगों में अवेयरनेस कम था, अब अवेयरनेस ज़्यादा है। प्लेटफ़ॉर्म्स का ऑनलाइन आने से लोगों को और ईज़ी हो जाता है एजुकेशंस लेना, समझना। और हमारी सेबी, एनएसई, बीएसई ये भी काफ़ी एक्टिव हैं टू एजुकेट पीपल। तो ये सारे जो भी हमारी गवर्निंग बॉडीज़ है, एक्सचेंज है, रेगुलेटरीज़ बॉडीज़ हैं, इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया टू एजुकेट रिटेल क्लाइंट्स। तो उससे पार्टिसिपेशंस बढ़ा, प्लस मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आई, लोग अच्छे से समझ पाते हैं ट्रेड्स वगैरह। एंड डेफिनिटली सेक्टर वाइज़ ब्रोकिंग सेक्टर इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। They are the one who या दे आर द actually वन हू आर। benefited. Hmm. So सर रिटेल इन्वेस्टर्स आए तो उन्होंने सबसे बड़ी क्या मतलब वो गलती कर जाते हैं स्टॉक मार्केट में आके? अब गलतियाँ तो बहुत सारे होते हैं, हम्म। लेकिन उसमें से जो टॉप मैं बोलूँ, या जो सबसे ज़्यादा हाइलाइट होता है, वो होता है लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है कि मार्केट में है क्या चीज़। मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं ट्रेड करने के लिए स्टॉक मार्केट में। लेकिन हमें जो रिटेल है, जो न्यू आते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि मार्केट में कौन-कौन से प्रोडक्ट है ट्रेड करने के लिए। उनको सिर्फ़ ये पता रहता है कि भाई एक ऑप्शन नाम का चीज़ होता है, आप उसको खरीद लो सस्ते पे, वो ऊपर जाएगा, आप बेच लो। देखो। अब इसके अलावा भी कई प्रोडक्ट हैं, तो ये प्रोडक्ट का अवेयरनेस फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हर प्रोडक्ट के पीछे का रिस्क साइकिल क्या होता है, इसका अवेयरनेस। ये 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट रहती है किसी भी रिटेल क्लाइंट को जानना, समझना और फिर उसमें आगे बढ़ना। तो ये सारी चीज़ें अगर उनको नॉलेज मिलेंगी, डेफिनिटली दे विल डू बेटर। सो आपको लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा ऑप्शंस में घुसे थे और व्हाट अबाउट अदर यस, आई प्रोडक्ट्स? वुड से कि जो आपने जो अभी हमसे लास्ट क्वेश्चन जो आपने ज़िक्र किया कि सर कोविड के टाइम पे रिटेल पार्टिसिपेशंस बढ़े।
तो यस, कोविड के टाइम से रिटेल पार्टिसिपेशंस बढ़े तो वहीं से तो ये सब कुछ निकला। क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे थे, सब बंद था। तो उनके पास जो भी सेविंग्स थी उन्होंने इन्वेस्टमेंट डाल दिया ये सोच के कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा वो कमा लेंगे। बट हुआ उल्टा। लोगों को समझ ही नहीं आया कि मार्केट एक्चुअल में बिहेव कैसे करता है। जैसे उनको लगता है रिटेल पार्टिसिपेशंस को कि मार्केट इज़ अ बेस्ट प्लेस टू अर्न मनी इन अ ईज़ी वे। या वैसे मार्केट बिना के मेहनत लिए के। वैसी मार्केट के लिए ये अपोज़िट है। आप मार्केट के लिए ये है कि बेस्ट वे टू गिव ऑल योर सेविंग्स टू द मार्केट और वो लोग जो कि मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं, जो कि सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, आप ईज़िली आते हो, अपना पैसा उनको दे कर के जाते हैं। जस्ट बिकॉज़ यू डोंट हैव द नॉलेज। या तो तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं सो स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स, वो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें अगर वो स्टिल वो नॉलेज के साथ भी आ रहे हैं, बिकॉज दैट इज अ मेजर फैक्टर, इमोशंस इन अ वोलेटाइल मार्केट। सो उसको कैसे हैंडल किया जाए? हाँ, इसके लिए भी एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि अगर आप ये चाहते हो कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टेड रहो, तो फर्स्ट थिंग आप अपने ब्रेड बटर वाला जो पैसा है ना, वो मत लेकर के आओ। ओके, फर्स्ट डू सम आर-एन-डी। आपका जो ब्रेड बटर का पैसा है उसको साइड में रखो। आप अपने जो डेली एक्सपेंसेस के हैं या जो मंथली एक्सपेंसेस है उनको साइड रखो। अगर आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है सबसे पहले आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लो, लाइफ इंश्योरेंस लो। ये सारी चीज़ें करके आप पहले रिस्क को अपने मिनिमाइज़ करो। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है देन कम इन अ स्टॉक मार्केट और फिर उस पैसे को आप इन्वेस्ट करो तो फिर आप एक कहते हैं ना मार्केट अप एंड डाउन रहेगा ही रहेगा बिकॉज़ इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। तो आपको दिक्कत नहीं होगा। यू विल नॉट फ़ियर आपको डर यहाँ लगेगा। पैसा वाला। यस, क्यों? क्योंकि आप सिक्योर हो। आपने बाकी आपके आपका सब कुछ चल रहा है। आपने जो पैसा डाला है दैट इज़ ओवर एंड अबव आपका जो भी आपने किया है सेविंग्स उसके ऊपर का कुछ पैसा जो कि आपने डाला। एंड ऑलवेज़ स्टार्ट विथ म्यूचुअल फंड ऐसे जहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलती है कि हाँ, मेरा रिस्क थोड़ा कम है कंपैरेटिव आप इंडिविजुअल अगर डालते हो। तो स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट पहले आपने म्यूचुअल फंड किया, वहाँ से आपने थोड़ा बहुत अर्निंग किया, उस पैसे को फिर आपने थोड़ा इक्विटी में डाइल्यूट किया। इक्विटी में आपका 10% है, 90% इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में। जैसे-जैसे आपके पास मार्केट में कमांड आता गया, आपने देखा कि मार्केट में अब मुझे समझ में आ रहा है, पकड़ आ रहा है, तो फिर आप अपने-अपने जो म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा-थोड़ा बाइफरकेट करते गए टुवर्ड्स द इक्विटी। तो इस तरीके से आप अपने फंड्स को मैनेज करके अपने जो लालच है उसको बाइफरकेट कर सकते हो और फिर आप मार्केट की इमोशंस लेस ट्रेड कर सकते हो। सर म्यूचुअल फंड में अगर स्टार्ट करते हैं हम इन्वेस्ट करना, तो दैट इज ऑल्सो कि वो टाइम लगेगा थोड़ा बढ़ने में। सो उसको भी देख के मतलब हाई रिस्क वाले में इन्वेस्ट करना इज गुड या लो रिस्क में या मीडियम रिस्क इज गुड? ओके, सो जो रिस्क का जो फैक्टर होता है ना वो डिपेंड करता है कि आप किस एज पर हो, आपकी लाइफ़स्टाइल क्या है। ओके, एग्ज़ाम्पल अगर कोई मुझसे 24 ईयर ओल्ड गाय पूछता है कि आई वांट टू इन्वेस्ट, I would definitely say go with equity based mutual fund. You'll get the higher return, the risk is high. If the risk is high, still you have a long way to travel. आप 24 के हो, बहुत साल है आपके पास कमाने के लिए। You can earn and at the age of 24 you don't have too much liabilities. कि आपको पहले liabilities पे करना है फिर इन्वेस्ट करना है। No, you have if you are earning 50,000 a month, you can easily save 10,000, 15,000. You can invest, no doubt. But a 60-year-old guy is asking me कि मुझे इन्वेस्ट करना है। आई वुड डेफिनिटली से सर डोंट गो इन इक्विटी फंड्स, गो इन डेट फंड्स। व्हाई? क्योंकि अब उसकी अर्निंग साइकिल खत्म। ही इज़ ही हैज़ टेकन द रिटायरमेंट। अब वो उस फंड को रिस्क पे नहीं डाल सकता। अगर वो उस फंड को रिस्क पे नहीं डाल सकता तो डेफिनिटली इक्विटी इज़ नॉट मेंट फॉर हिम। तो फिर वो क्या चूज़ करेगा? बेस्ट वे इज़ ही शुड गो विथ डेट फंड्स या वैसे फंड्स जहाँ पे लो रिस्क है। तो रिस्क वैसे की कैटेगरी डिपेंड करती है कि आपकी इनकम क्या है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितने आप फ्लेक्सिबल है, कितनी कंसिस्टेंटली आपकी इनकम आ रही है। उन सबको देखते हुए देन यू कैन डिसाइड कि वेयर आई शुड पुट मनी। लाइक एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। यस, स्टॉक मार्केट इज़ एवरीथिंग कैलकुलेटेड। या रैंडम टू बी या
अदरवाइज मोर देन लाइक 80 to 90% वो लॉस ही झेल जाते हैं। Yes, as per the SEBI data recently, we know, everybody knows. SEBI said almost 90% retail traders are losing money. Why? First, lack of knowledge. Second, unnecessary risk. They don't know where to invest, how to invest. Just random call आया, take take Right. a trade. So सो अभी सर एआई बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है मार्केट में, लाइक एवरी टाइम वी सी एड्स, काफी हाईलाइट आ रहा है। तो डू यू थिंक इट इज चेंजिंग जो एनालिसिस आज के टाइम में जो हम लोग बैठ के करते हैं, एआई उसको चेंज कर दे रहा है? so AI मेरे हिसाब से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, AI is basically a tool, ठीक है, which is based on data. It helps you to read out the data in a faster way, in a better way. So मैनुअल एनालिसिस को कम कर सकता है, बट वो रिप्लेस नहीं कर सकता ह्यूमन एनालिसिस को। ओके। ओके, सो जस्ट एग्जांपल कि अगर आई एम डूइंग अ R&D ऑन एक्स स्टॉक, तो आई माइट टेक 4 डे 5 डे और मे बी 10 डेज टू कम ऑन अ कंक्लूजन क्या होगा। दैट ये AI कैन हेल्प अस कि वो जो मेरा 10 डेज का वर्क है, वो मैं 1 डे में कर लूँ या 2 डे में कर लूँ। So that is the major difference when I see the AI. And as of now, मार्केट में, स्टॉक मार्केट स्पेशली फाइनेंस सेक्टर के ऊपर AI इज नॉट दैट मच, मैं बोलता हूँ, हावी अभी नहीं हुआ है। स्टिल देयर आर लॉट मेनी थिंग्स टू वर्क एंड एवरीवन इज वर्किंग ऑन इट। सो मेनी क्लेम्स आर हैपनिंग अभी कि अब आराम से एआई की मदद से स्टॉक में इन्वेस्ट करो एंड रेस्ट करो, बिकॉज दे विल प्रेडिक्ट द बेस्ट इन द मार्केट एंड वो आपको बताएंगे कब आपको इन्वेस्ट करना है, कब निकलना है। तो क्या उस पे रिलाई कर जाएं या करना शुरू कर दिए हैं इन्वेस्टर्स उसमें? यस, आई वुड से डेफिनेटली डू, बट नॉट ब्लाइंडली। क्या? ओके, आप अगर मान लीजिए कि आपके सेटअप, आपका जो भी AI के लॉजिक्स हैं, उन्होंने अगर आपको कोई एक्सेस स्टॉक निकाल के फिल्टर आउट दिया है, डेफिनेटली डू अ क्रॉस चेक। डू अगर आप मैनुअल रिसर्च पे अगर आप 100% फंड इन्वेस्ट करते हैं, तो AI बेस्ड जो भी स्टॉक्स आपने फिल्टर आउट किए, उस पे जस्ट 5% 10% पहले इन्वेस्ट करके देखो। टेक एटलीस्ट नेक्स्ट 4 ईयर, नेक्स्ट 6 मंथ 7 मंथ और मे बी अ ईयर, कि उसका क्या रिटर्न आ रहा था, उसके बाद से देन यू कैन टारगेट, बिकॉज दिस इज अ न्यू इंडस्ट्री, द एंटायर थिंग इज न्यू, मोस्ट ऑफ द पीपल इवन डोंट नो। अभी तक हमारे सेबी ने भी अभी तक AI का यूज़ फुल्ली कहीं भी नहीं बोला है। अभी रिसेंटली जो हमारे रिसर्च एनालिस्ट का है, उस ग्रुप में है कि आरए, जिनको हम आरए बोलते हैं, रिसर्च एनालिस्ट, उनके लिए सेबी ने कहा है कि ओके फाइन, यू कैन स्टार्ट यूजिंग चैटजीपीटी या AI बेस्ड एनीथिंग। सो अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ हाइलाइट करना है कि आपने इस AI का यूज़ किया है टू गेट दिस एनालिसिस। सो वो सेबी यानी जो हमारे रेगुलेटरी बॉडी, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है फाइन, यू कैन गो, बट नॉट वेरी यू नो एकदम ब्रॉडर वे में नहीं जा रहे हैं, बट यस वेरी रिस्पेक्टिव कि हाँ मुझे इसी चीज़ में जाना है, तो फिर वो लोग अभी इस चीज़ को कर रहे हैं। अभी नहीं है इतना बड़ा ये, बट डू यू थिंक आने वाले टाइम में ये ह्यूमन एनालिस्ट को रिप्लेस कर देगा? अगेन आई वुड करेक्ट इट, नॉट रिप्लेस, ऐड करेगा। ओके, इट विल ऐड द वैल्यू टू द आरएस, कि जो 10 दिन का काम है वो 1 दिन में हो जाए और बेटर हो जाए, इफेक्टिव हो जाए एंड सब ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। So I would say कि AI can help us to organize the entire financial sector in a better way for our retail customer, और जो भी हमारे retail participants हैं, उन सब के लिए ये AI हेल्प करे अच्छे वे में। तो yes, definitely future is AI. Yeah. हाँ, yeah, because it was looking like very easy way कि AI पे ट्रस्ट करके जाओ, but still like we will need really analysts कि वो हमको अपने लिए भी करें और उनसे भी हम suggestions ले पूरा At this 100% moment, नहीं we कर need a सकते। human touch, at least to cross verify, to validate, because the entire AI is based on the data. Whatever data is available on the net or the cloud-based server, they are giving us the responses based on the data which is available already.
So you cannot blindly trust, but yes, you can give a chance. You can see their performance, how they are filtering, and also what logic you have given to the AI. Based on your prompt, based on your command, they are giving you the results. So next thing I want to ask is social media. क्योंकि जब मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट की, मैं उस टाइम फेसबुक वगैरह में काफ़ी सारे ग्रुप्स जॉइन करी मैं एंड देन वहाँ सजेशन आते थे इन्वेस्ट इन दिस एंड मैं चली जाती थी। डू यू थिंक लाइक हाउ ये वाइज़ है? Definitely not. नो। लाइक टेलीग्राम, व्हाट्सएप, No, जॉइन दिस no. ग्रुप, दैट ग्रुप। I would, in fact, I would say, uh, just stop using social media, especially for investment and all. Social media is meant for entertainment. Use those platform as an entertainment. That's it. Never ever go on a social media news. Never ever go on a social media tips. It's a highly risky. एंड सर आज के टाइम में अगर बोलते हैं कि नॉलेज बढ़ाओ अपना इसमें, सो डू यू थिंक टू मच नॉलेज बिकम्स अ हार्ड डिसीजन टू टेक? Yes, most of the time, especially for those who are new. ओके। Because आज के डेट में इंफॉर्मेशन इतनी जगह से आते हैं ना कि आपको फिल्टर करना भी प्रॉब्लम हो जाता है कि कौन सा न्यूज़ सही है, कौन सा न्यूज़ गलत है, कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सा इन्फॉर्मेशन गलत है। एंड जब बॉम्बार्ड होता है इन्फॉर्मेशन का, तो आप कितने भी अच्छा एनालिसिस हो, कहीं न कहीं आपके माइंड में कोई ना कोई या थॉट्स आता है। सो स्टॉप ऑल दिस ओवर थिंकिंग वाला थिंग। बी लॉजिकल। जो आपके फंडामेंटल्स हैं कंपनीज़ के, या जो भी आपके टेक्निकल लॉजिक्स है, उन्हीं पे बेस्ड आउट रहो, और उसके बेसिस पे फिर आप खुद का डिसीजन लो, ना कि आपके डिसीजन को कोई और इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके। आप इन्फॉर्मेशन हर एक जगह से लो एंड मेक योर ओन कैलकुलेटिव डिसीजन एंड देन इन्वेस्ट। तो दैट इज द बेस्ट वे टू यूज द इंफॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इट्स अ वेरी, आई विल से, आप उन्हीं इन्फॉर्मेशन को और उन्हीं जगहों के न्यूज़ को फॉलो करो जो आपके लिए रिलेवेंट हो। देखो, बहुत सारे इर्रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी मार्केट में अवेलेबल है, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया व्हिच यू सेड। तो अगर आपने सोशल मीडिया को एलिमिनेट कर दिया, तो मुझे लगता है 60-50% तो आप पे वैसे ही हो जाएगा। एंड देन फोकस ऑन रिलायबल सोर्सेस, न्यूज़पेपर्स हो गए, या जो भी हमारे ऑथेंटिक सोर्सेस हो गए, आप वहाँ से लीजिए। उन न्यूज़ को एनालाइज़ कीजिए और उसके बेसिस पे यू मेक योर डिसीजंस, दैट इज़ द बेस्ट। सर इन टेक्निकल एनालिसिस सबसे बेस्ट क्या है यूज़ करना टूल्स में, इंडिकेटर्स में जो हर एक ट्रेड में हम अप्लाई कर सके एंड फॉर न्यू बिगिनर्स आल्सो एंड टू द लेटर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग जर्नी? सी, इट्स अ वेरी यू कैन से, इसका आंसर स्ट्रेट नहीं है। ओके, क्योंकि इंडिकेटर इटसेल्फ इज अ टूल जो कि सिर्फ इंडिकेट करता है मार्केट की डायरेक्शंस को समझने में। ये हेल्प नहीं करेगा आपको मेक द डिसीजन। ये सिर्फ सपोर्ट करेगा आपके डिसीजन को। सो एग्जांपल, इफ यू थिंकिंग मार्केट इज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, यू कैन पुट एनी इंडिकेटर। एग्जांपल, आपने बोला आरएसआई। आरएसआई बेसिकली शोज कि मार्केट की स्ट्रेंथ किस तरफ है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट इज पॉजिटिव बेस्ड ऑन योर डायरेक्शन, देन आरएसआई कैन हेल्प यू कि यस, वो भी अगर हाँ, पॉजिटिव। 60 के ऊपर है तो हम मानते हैं कि पॉजिटिव है। तो यस, इसने आपको सिर्फ आपके एनालिसिस को सपोर्ट किया। आरएसआई इटसेल्फ एक लैगिंग इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर 2 टाइप के होते हैं, एक लैगिंग, एक लीडिंग। तो लैगिंग मतलब जब प्राइस का मूवमेंट हो गया, उसके बाद इसने आपको बताया कि यस, आई एम विथ यू। तो फिर वो वैसे भी काफ़ी डिले है। तो इंडिकेटर आपको सिर्फ हेल्प करता है कि आपने जो भी एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस को टेक्निकल एनालिसिस कितना सपोर्ट कर रहा है। तो एक आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए है कि हाँ, आपने अगर सोचा है कि यस, मार्केट विल गो फ्रॉम एक्स पॉइंट टू वाई पॉइंट, तो क्या मेरे अदर इंडिकेटर्स या मेरे अदर टेक्निकल टूल्स हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं? सो दैट वे यू कैन यूज़ द टेक्निकल एनालिसिस। एंड एज़ यू सेड कि कौन सा बेस्ट टूल है, एज़ आई मेंशन, आरएसआई इज़ द, I'll not say best, but yes, it's a most usable to this indicator you can say। काफ़ी सारे रिटेल ट्रेडर्स जो हैं हमारे, वो आरएसआई को यूज़ करते हैं।
and it's the best way to understand the market more than sentiment. Wow. Finished. Sir, I have some rapid fire questions for you. तो रैपिड फायर मैं बोल रही हूँ, बट आप अगर किसी कहीं कुछ एक्सप्लेन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, ओके सर, बट आई वुड लाइक टू हैव कि आपकी क्या थॉट्स हैं इसके लिए। सो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, Mutual fund, बुल मार्केट और बेयर मार्केट, bear market, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म long इन्वेस्टिंग, term. ओके। आईपीओज, व्हाट डू यू थिंक, इज एक्साइटिंग या ओवर हाइप्ड है ये? Real to, if you really want to make a quick money, IPO is the best way. वाओ। रिस्क टेकर या सेफ इन्वेस्टर? Risk taker, risk है तो इसका ऑफ कोर्स, वहीं से ट्रेडिंग जर्नी सब बहुत लोगों की स्टार्ट हुई है। right. बाय अ डिप, यस और नो? Yeah, always. Because if you think India is a growing economy, then these company will support to India to grow, right? So जो भी डिप आता है आप बाय करो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप बाय करो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट डूब ही जाएगा तो फिर आप पैसा बचा के भी क्या करोगे? देयर इज नो पॉइंट टू हैव मनी ना। या तो इन्वेस्ट, क्योंकि अगर मार्केट खत्म तो सब कुछ खत्म, फिर तो है ही नहीं कुछ। तो इट्स ऑलवेज, मेरा यही थॉट रहता है, इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऑलवेज बाय ऑन अ डिप, ओ ऑलवेज। क्योंकि इंडिया अभी 3 ट्रिलियन है, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, आगे 10 ट्रिलियन भी होगा, तो यही हमें सपोर्ट करेंगे। तो ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट? As you mentioned, buy on the earth. Whenever you get the opportunity, just buy. There is no best time for investment. If you have money, invest from today, tomorrow, whenever you have. या अभी कौन सा सेक्टर है जो लाइक इट्स वर्थ टू वॉच? See, as for me, mostly all sectors are, have the good potential to grow. But in a recent time, I would say our pharma sectors, our defense sectors, and agriculture, pharma sector are always be there. So these are the sectors where we see a potential growth still. Rest all, whenever you get the dip, go for it. Go for it, okay. One emotion that ruins the portfolio. Your greed. Greed. Yeah, that ruins everything, I think. Yes. Okay. Stay focused. If you have, if you are earning better than Nifty, then you are doing better. Don't go इतना greedy मत बन जाओ कि आप अपने पोर्टफोलियो को ही पूरा पूरा बर्बाद बर्बाद कर कर- दो। सो स्टे इन्वेस्टेड। आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क कैलकुलेट करके करो, अच्छे से देख करके करो, डेफिनेटली देन सब कुछ सही जाएगा। वाह। सो बिफोर वी फिनिश, एक चीज पे मैं जरूर पूछना चाहूंगी। अभी जो मार्केट सिनेरियो है और जो हम लोग हमारा ट्रेड वॉर चल रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट एंड हाउ मच इट्स गोइंग टू अफेक्ट आवर मार्केट? सी इसको पहले आपको समझना होगा कि बेसिकली इंडिया अभी तक में जो भी हमारे, एटलीस्ट इस चीज़ से ये तो पता चल गया कि इंडिया का यूएस के साथ रिलेशन कैसा है। अभी तक आई वुड नॉट टेक नेम्स बिकॉज़ यहाँ वो सब करने के लिए मैं नहीं, बट येस एज़ अ इकोनॉमी अगर मैं देखूँ, वी आर डूइंग वेल। अब इस चीज़ को देखने के 2 तरीके हैं, आइदर ग्लोबल मार्केट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इंडिया एज़ अ इमर्जिंग मार्केट, और वी कैन शो द ग्लोबल मार्केट कि बस आपको जो करना है आप करो, वी विल ग्रो। इन बोथ द वेज इंडिया इज द विन विन सिचुएशन। ठीक है, मार्केट में ये सारी चीजें छोटे टाइम फ्रेम के लिए रहती हैं। अभी जो भी कुछ हुआ है, जो भी मूवमेंट मिल रहा है, दैट इज फॉर, दैट विल नॉट स्टे लॉन्गर, हार्डली 3 4 मंथ 5 मंथ और मे बी अ ईयर तक इसका इफेक्ट रहेगा, एंड देन वी विल बूम। सो टैरिफ से ये हमें पता चलता है कि इंडिया को अभी भी बहुत सारी चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है। इन अ शॉर्टर पीरियड में यस कुछ सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारा एफएमसीजी में पिकल्स जो होममेड है, यूएस सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता था उस चीज़ को। तो यस उस सेक्टर को इम्पैक्ट आएगा। बट
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक वो भी कवर अप हो जाएगा। एंड हमारे जो खुद के इन हाउस यानी कि इंडिया के ओरिजिन्स हैं, उनको और वर्क करने की ज़रूरत है। वी नीड मोर स्टार्टअप्स, वी नीड मोर एंटरप्रेन्योर्स जो कि मार्केट को लीड करें। वी नीड एजुकेशन, वी नीड एजुकेशन इन ऑल द फील्ड्स, स्पेशली इन फाइनेंस फील्ड, Yeah, सो दैट पीपल शुड नो कि उनको फाइनेंस को लेकर के क्या समझ में है। right. And it is not specific to men's, women also should invest, women also participate in finance। आज की डेट में मैंने देखा है बहुत सारी गर्ल्स जो कि हैं women जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ले रही हैं, फाइनेंस में इंटरेस्ट ले रही हैं। सो अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी डेफिनेटली वी विल बी ऑन अ डिफरेंट मोड। और ये तो सबसे वही बेस्ट टाइम है। अभी तो मार्केट 25-26,000 के अराउंड में है। आपको देखना नेक्स्ट 10 ईयर में यही सेम मार्केट 30-35 मे बी 40। अभी किसने समझा था कि गोल्ड विल रॉक, Of course. बट जिसने भी गोल्ड में रॉक किया इन्वेस्ट किया वो है मेरी वाइफ। शी Yeah, ऑलवेज से इन्वेस्ट इन गोल्ड। yeah. सो So do you think it's a like a short period of time, but आने वाले समय में हम लोग उस लेवल में पहुंच जाएंगे, इवन दो जो टैरिफ्स की सारी बातें हो रही है वो हार्डली ही अफेक्ट करेंगी हम लोग। जो इफेक्ट होना है वो मार्केट में ऑलरेडी दिख रहा है। इट इज एज आई सेड कि ये बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं है, जो भी है टैरिफ्स का इसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग पीरियड तक नहीं रहने वाला। बट यस वी नीड टू टेक दिस ऑन अ पॉजिटिव नोट कि हमारी डिपेंडेंसी अब कम हो, स्पेशली हम इम्पोर्टर से ज़्यादा एक्सपोर्टर बने। हमारे पास इतनी मैन पावर है, इतना टैलेंट है कि हम उस चीज़ को अगर इन हाउस यूज़ करें तो फिर इंडिया ग्रो करेगा। इंडिया ग्रो करेगा तो कंपनीज ऑटोमेटिकली जो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज है वो ग्रो करेगा। हाँ, सर थैंक यू सो मच सर, हमें इतने इंसाइटफुल बातों को बताने के लिए, एंड आई पर्सनली टुक अ लॉट फॉर दिस फ्रॉम दिस, एंड आई होप लाइक इट वाज गुड फॉर यू टू, सो थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक्स दिस पॉडकास्ट। दीपशिका, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड यस इट वाज अ ग्रेट सेशन एंड डेफिनेटली व्हेन वी गेट द टाइम इन फ्यूचर विल डू। यस आई वुड लव दैट सर, कि हम लोग और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, एंड इफ anyone has more questions related to stock market, you can definitely write to us in the comment box, and we will again on demand we will organize this podcast on stock market. Thank you so much.